नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। कुलगांव में हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें से एक पाकिस्तानी आतंकी और 2 स्थानीय आतंकी थे। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 और एक M4 राइफल बरामद हुई। अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। ज्यादा जानकारी देते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि इस दौरान सेना के 3 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान घायल भी हुआ है और इस दौरान रात में एक जवान की मृत्यु भी हो गई है। सुबह फिर एनकाउंटर शुरू हुआ और बाकी 2 अन्य आतंकी भी मारे गए हैं। हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में स्थानीय निवासियों समेत एनकाउंटर में मारे गए लोगों के परिजनों ने एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। लेकिन अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर ही सवाल उठने लगे हैं। बुधवार को नेशनल कांग्रेस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की है और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरा मानना है कि पुलिस की रिपोर्ट गलत है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पुलिस ने ही उन्हें मार डाला और इनमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सौगातों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना सहित 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये उत्तराखंड का दशक है और मैं जानता हूं कि उत्तराखंड की शक्ति क्या है। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ही कारण कश्मीर में धारा 370 खत्म की गई है। कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। काशी में विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप भव्य हो गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कोविड आपदा को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संभाला, उसे पूरी दुनिया ने सराहा है। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पूरक हैं। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर तंज कसा। कहा कि इनके दिमाग पर झाड़ू फिरा हुआ है। प्रदेशवासी मुफ्त का सहारा नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। गुरुवार को मुरादाबाद के बुद्ध विहार ग्राउंड में जन विश्वास यात्रा को अमित शाह ने संबोधित किया और साथ ही बुआ बबुआ और बहन बोलकर मायावती और अखिलेश यादव और साथ ही प्रियंका गांधी को ललकारा और कहा कि तीनों मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। मुरादाबाद की रैली में अमित शाह ने अब की बार बीजेपी 300 पार का नारा भी दिया।
अमित शाह ने मायावती, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहन जी, चुनाव आ गया है, थोड़ा बाहर निकलिए, बाद में मत कहना कि बाहर नहीं निकले थे। बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाएं, फिर भी बीजेपी कार्यकर्ता के आगे दाल नहीं गलने वाली। तो वहीं पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों को छठी सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा के लिए अब तक 96 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और पंजाब में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी बिल्कुल कमर कसती जा रही है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में मिली जीत के बाद से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और पार्टी यहां मिली जीत के कारनामा विधानसभा चुनाव में दोहराने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। नए साल के मौके पर मुंबई में सभी पुलिसकर्मियों के शुक्रवार यानी 31 दिसंबर को अवकाश और साप्ताहिक अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। मुंबई में तैनात प्रत्येक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेगा, इसकी जानकारी मुंबई पुलिस ने दी है। मुंबई पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि खालिस्तानी तत्व शहर में आतंकवादी हमले कर सकते हैं, जिसके बाद से मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का तेजी से प्रसार होने लगा है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने राजधानी मुंबई में धारा 144 लागू कर दी है। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को कहा कि पिछले 3 से 4 दिनों में कोविड केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र के केस ज्यादा आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हम सभी राज्यों के संपर्क में हैं और गाइडलाइंस जारी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि आज 82,802 केस हैं, जबकि औसतन 8,009 केस आ रहे हैं। केस पॉजिटिविटी रेट 0.92% है। तो वहीं आपको बता दें कि भारत के 22 राज्यों में 961 केस ओमिक्रॉन के हैं, जिसमें से 320 मरीज ठीक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। राज्य के गृह सचिव बीपी गोपालिका द्वारा जारी बयान में बताया गया कि 3 जनवरी से बंगाल में ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य में स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को पत्र लिखकर चिंता जाहिर करते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की हिदायत दी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले फुल स्पीड से बढ़ रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इसी कड़ी में अब एक 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री ही ट्रेवल कर पाएंगे। यह मेट्रो की नई एजेंसी है।
तो वहीं आपको बता दें कि मेट्रो में सामान्य स्थिति में आंकड़ा 2400 यात्री तक रहता था, लेकिन अब क्योंकि सिर्फ 50% की सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है, ऐसे में यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस बार पब्लिक प्लेस पर किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन नए साल पर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। हालात की गंभीरता को देखकर अगले सप्ताह स्कूल को शुरू रखने का फैसला लिया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इन दिनों सरकार के आदेश पर पुलिस प्रशासन सख्ती मोड में देखने को मिल रहा है। इसलिए पुलिस प्रशासन ने जहां जहां साल पर जश्न पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के साथ साथ आमजन से जश्न अपने अपने घरों में ही मनाने की अपील की है। वहीं नियमों का पालन न करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की बात कही है। प्री बजट बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यों को मिलने वाले जीएसटी के शेयर को लेकर अहम प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में बताया कि अभी तक राज्यों को जीएसटी का शेयर केवल उपभोग और उपयोग पर ही मिलता है, उत्पादन पर नहीं मिलता। इससे राज्य सरकार अपने राज्यों में उत्पादन यूनिटों के विस्तार पर फोकस नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी का अपमान करने वाले कालीचरण महाराज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी ने कालीचरण के बयान की कभी निंदा नहीं की, लेकिन पार्टी आज उनकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा कर रही है। और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि आगामी 3 जनवरी से राज्य में 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्थापित की गई जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का संचालित करवाने के लिए प्रमाण पत्र मिल गया है और अब इस लैब में जल्द ही वायरस के जीनोम की सीक्वेंसिंग के काम को शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध तस्करी और शराब के वितरण को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों चंडीगढ़ और हरियाणा से शराब की अवैध तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। संयुक्त आबकारी आयुक्त नरेश दुबे ने बताया कि शराब की तस्करी में शामिल व्यक्तियों पर एक बार फिर से शिकंजा कस दिया गया है। आबकारी विभाग के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप रोपड़ आबकारी स्टाफ और जिला पुलिस रूपनगर
के समन्वित प्रयासों में पड़ोसी राज्यों चंडीगढ़ और हरियाणा से शराब की अवैध तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया गया है। हरियाणा ने 5 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाली चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इस कड़ी में 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय युवा मामले में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में पंचकुला के इन खेलों का औपचारिक रूप से आगाज होगा। यह निर्णय आज चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल और युवा मामलों में राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम में कोविड महामारी अलर्ट के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। भिंड पुलिस के निर्देश पर देहात पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी कर रहे 3 व्यक्तियों को 200 लीटर ओपी और पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। भिंड एसपी शरण सिंह चौहान के निर्देश पर लगातार माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। भिंड जिले में सर्दी शुरू होने के बाद से गुरुवार की सुबह जिले भर में घना कोहरा छाया रहा, तो वहीं कोहरे की वजह से दस्ता मात्र 16 मीटर रह गई। वहीं कोहरे के गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कोहरे की वजह से पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से गुरुवार की रात को पारा लौटकर 60 डिग्री पर आ गया। वहीं दिन में पारा भी 19 डिग्री दर्ज किया गया। लखीमपुर खीरी जिले में टेंडर नेपाल सीमा पर मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व के विभिन्न रेंजों में कर्मचारी इस वक्त 13 महीने के वेतन न मिलने से धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। न्यूनतम दैनिक वेतन बंद कर्मचारी संघ के बैनर तले मुख्यालय पर धरना देकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन के अंदर पूरा वेतन कर्मचारियों को नहीं दिया जाता तो उसके बाद से आंदोलन किया जाएगा और दुधवा और पर्यटन गेट भी बंद कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को बीते 13 महीने से वेतन नहीं मिला है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 29वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले कई महीनों से देश के कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर चल रहे हैं। देश में तेल के दाम अभी आम आदमी की जेब पर असर डाल रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हो तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95 रुपये 41 पैसे हैं, जबकि डीजल के दाम 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 98 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता की बात करें तो पेट्रोल के दाम 104 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की बात करें तो 89 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपये 40 पैसे और डीजल 91 रुपये 43 पैसे। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सोना 98 रुपये की गिरावट के साथ 46,688 रुपये प्रति 10 किलोग्राम रह गया। पिछले कारोबारी दिनों में कीमत पीली धातु की 46,786 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। तो वहीं चांदी भी 699 रुपये की गिरावट के साथ 60,024 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है और पिछले कारोबार में 60,723 रुपये प्रति किलोग्राम थी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1,799 डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 22.60 डॉलर प्रति औंस पर सपट कारोबार कर रही थी। भारत के साथ साथ दुनिया भर में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और महामारी की तीसरी लहर के जोखिम गहरा हो चला है। इसके चलते गुरुवार को घरेलू बाजार उथल-पुथल के बाद लगभग फ्लैट बंद हुआ। दोनों प्रमुख सूचकांकों के मामूली गिरावट रही।
कारोबार समाप्त होने के बाद से सेंसेक्स 12.17 अंक गिरकर 57,794.32 अंक पर बंद हुआ है। NSI निफ्टी भी सीमित दायरे के उतार चढ़ाव के बाद से 9.65 पॉइंट की गिरावट के साथ 17,203.95 अंक पर बंद हुआ। यह लगातार दूसरे दिन जब घरेलू बाजार लाल निशान पर बंद हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले मुकाबले में हरा दिया है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने सेंचुरियन टेस्ट को 113 रन से अपने नाम कर लिया है। इस मैच को जीतकर कोहली दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले भारतीय कप्तान बन गए। वहीं भारत उसके मैदान पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाला एशियाई देश बन गया है। दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के कोचिंग करियर की शुरुआत शानदार तरीके से हुई है। उनकी कोचिंग में टीम इंडिया घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-0 से जीतने में सफल रही थी। अब सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस दौरे पर पहली जीत हासिल कर ली है। टीम इंडिया 2007 में जब पहली बार दक्षिण अफ्रीका में जीती थी तब द्रविड़ ही भारत के कप्तान थे। अब जब पहली बार सेंचुरियन में जीती है तो वे टीम के कोच हैं। 2007 में भारत जोहान्सबर्ग में जीता था। द्रविड़ कप्तान और कोच के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट जिताने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इंडस्ट्री में एक के बाद एक बॉलीवुड स्टार्स के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आ रही। कल ही अर्जुन कपूर को कोरोना होने की खबर आई थी। अब दिलबर गर्ल नोरा फतेही भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। नोरा को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। नोरा ने खुद के सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने कोरोना संक्रमित होने की खबर को कंफर्म किया है। नोरा के स्पोक्सपर्सन की ओर से जारी बयान में बताया गया कि 28 दिसंबर को कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म जर्सी ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से फिलहाल अब पोस्टपोन हो गई है। मूवी की रिलीज डेट पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, पर इतना तय है कि फिल्म अगले साल रिलीज होगी। जर्सी की रिलीज टलने के बाद से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं कि मेकर्स के फिल्म को सीधे OTT पर रिलीज करने का फैसला किया है, लेकिन शाहिद कपूर के एक मूव ने फिल्म को OTT पर जाने से बचा लिया। जर्सी शाहिद कपूर के दिल के काफ़ी करीब है। इस फिल्म के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। ऐसे में उन्हें फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के लिए अपनी फीस में कटौती करने से भी गुरेज नहीं किया। जर्सी को 31 सितंबर को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नेटफ्लिक्स के मेकर्स को हैवी अमाउंट ऑफर किया था, लेकिन शाहिद ने बीच में आकर फिल्म को OTT पर जाने से रोक लिया।
तो एनबी न्यूज की खास पेशकश एनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बनी रही एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।